बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। अगले 96 घंटे यानी अगला हफ्ता जो है ये पाकिस्तान की जो मुल्की सियासत है उसके लिए ख़ास तौर पे बड़ा अहम है, इसलिए कि उसमें बहुत सारे ऐसे फ़ैसले होने जा रहे हैं जो फ़ैसले नज़दीक तरीन और आइंदा आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर बहुत सारी सियासी पार्टियों के सियासी मुस्तकबिल पर और उसके साथ साथ पाकिस्तान की अवाम की ज़िंदगियों पर असरअंदाज होंगे। कल पीर के दिन आसिफ अली जरदारी साहब ने चैलेंज कर रखा है सिंध हाई कोर्ट में बैंकिंग कोर्ट के इस फैसले को कि उनका केस जो है वो क्यों मुंतकिल किया गया है इस्लामाबाद। उनका कहना ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग से कौमी ख़जाने को नुकसान नहीं पहुंचा है, ये प्राइवेट मामला है, मुकदमे में नैब कवानीन लागू नहीं होते हैं। ये उनके जो इस्तदा की गई है जिसकी बिना पर वो सिंध हाई कोर्ट से रिलीफ चाह रहे हैं वो ये उसके बुनियाद हैं मुकदमात के। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी हद तक ये यकीन है कि उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, उन्हें स्टे मिल जाएगा। लेकिन अगर स्टे नहीं मिलता तो फिर वो अपनी ज़मानत की जो कि गिरफ्तारी से कबल ज़मानत है उसके लिए दायर करेंगे दरख्वास्त, और अगर वो ज़मानत नहीं मिलती तो फिर वो जिसके बारे में कहा जा रहा है फिर यकीनी तौर पर सबको नज़र आ जाएगा कि दीवार पे क्या लिखा हुआ है, नविश्ता दीवार क्या है। ये एक बहुत अहम फ़ैसला जो है इसका कल हमें पीर के दिन जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद तकरीबन 5 साल गुजरने के बाद जो है ये वो दिन आया है जब कोट लखपत जेल में एक फ़ैसला किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने 5 रुकनी बेंच के सामने, जहां हुकूमत ने कहा था कि JIT तश्कील दी जाए मॉडल टाउन के साने की दोबारा से तहकीकात के लिए, और उस हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ होगा कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से और फिर शहबाज शरीफ साहब से सवालात किए जाएंगे। ये एक लंबा अरसा है जिसके बाद वो दोनों मुल्ज़मान जिसके ऊपर कहा जा रहा था उन्हें शक व शुबा था उनसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाएगा। ये मुकदमा भी या इस JIT की तहकीकात जो हैं ये भी अहम हो सकती हैं आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। फिर उसके बाद जो सबसे अहम है मंगल के दिन 19 मार्च को जो समाअत है नवाज शरीफ साहब की खराबी सेहत की बुनियाद पर, ये वो अहम तरीन मुकदमा है कि जो मुस्लिम लीग नून जिसका बड़ी बेताबी से, और सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि सब लोग जो हैं वो इसकी तरफ निगाहें जमाए हुए हैं कि क्या फ़ैसला जो है वो मतवक्को है। याद रहे कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब इसकी समाअत करेंगे, जिसमें चीफ़ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस सज्जाद अली शाह भी शामिल होंगे। कोर्ट रूम नंबर 1 में इसकी समाअत जो है वो की जाएगी। जब उसके बाद अगले ही दिन बुध वाले दिन नैब ने तलब किया हुआ है आसिफ जरदारी को और बिलावल भुट्टो को मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से, सो वहाँ पे सवालात जो है वो किए जाएंगे। जबकि याद रहे कि 9 गिरफ्तारियां जो अभी तक हो चुकी हैं, जो बड़ी अहम गिरफ्तारियां हैं, जो कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है पनामा स्कैंडल से ज़्यादा बड़ा केस जो है साबित होगा। और फिर उससे अगले ही दिन जो है वो सिंध में नाजायज़ जो तजावुज़ात और कब्ज़ा है सरकारी ज़मीनों पर और जंगलात की ज़मीनों पर, उससे जुड़ा हुआ एक केस जो है उसकी समाअत हो। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक जाकर हमारी सियासी जमातों से जुड़ रहा है। वज़ीर आज़म साबिका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत को लेकर मुख्तलिफ बयानात जो है वो सामने आ रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि सियासत की जा रही है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मुस्लिम लीग नून का कहना है कि सियासत की जा रही है हुकूमत की तरफ से। कौन कर रहा है इस सियासत का फ़ायदा किसको होगा, कब होगा, कैसे होगा, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। सबसे अहम बात मुआशी मामलात की है। अगर देखें तो सोशल मीडिया पर हमें इक्तसादी जंगजू एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार नज़र आते हैं। FBR जो है वो टैक्स हदाफ अपना नहीं पा सका, बहुत बुरी तरह से टैक्स हदाफ में के हसूल में नाकामी हुई है। उसके साथ साथ बैरूनी सरमायाकारी में कमी हुई है, महंगाई में तेज़ी से इजाफा हुआ है। लेकिन हमें आदाद शुमार में बताया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब अच्छा है। किसकी बात माने और किसकी ना माने, ये तमाम वो एंगल्स हैं जिनके ऊपर आज मैंने अपने प्रोग्राम में करनी है। और शरीक गुफ्तगू मेरे साथ आज के प्रोग्राम में रहेंगे आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन स्टूडियो। मेरे साथ रज़ा रूमी साहब हैं, अगैन वेरी सीनियर राइटर, टीचर, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, वार्म वेलकम टू यू रज़ा रूमी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। डॉक्टर इकरामुल हक साहब इकॉनमी और इकॉनमिस्ट, मुल्क के मारूफ इकॉनमिस्ट हैं, सो हम इनके पास जाएंगे अपनी मुआशी बीमारियों का हल जानने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ आपसे आमिर ज़िया साहब, जैसे मैंने कहा कि अगला जो एक हफ़्ता है ये बहुत सारे केसेस उसमें इकट्ठे जमा हो गए हैं, 2 मुख्तलिफ और 2 अपोजिशन की बड़ी सियासी पार्टियाँ। क्या आप समझते हैं कि इस हफ्ते में उनके सियासी मुस्तकबिल का तकरीबन बड़ी हद तक पेश ख़ैमा हो जाएगा कि क्या होने वाला है? एक तो पहली बात ये कि सियासी जमातों के मुस्तकबिल का फ़ैसला जो है वो एक आध हफ्ते में नहीं होता, और बेशक वो बहुत मुश्किल में है, बहुत ज़्यादा टाइट कॉर्नर में है,
उसके कानूनी पहलू पर मैं और आप तो बात नहीं कर सकते, हम उसकी सियासी इंप्लीकेशंस पे बात कर सकते हैं। तो यकीनन दोनों इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमातें बहुत शदीद दबाव में हैं। उनकी जो कहते हैं ना फ्रंट लाइन क़यादत है, उस पर बड़े बड़े संगीन मुकदमात हैं। लेकिन हमने माजी में देखा है कि जो सियासतदानों की या खूबी कहें या हमारे उसकी निज़ाम की कमज़ोरी, कि दे आर थिक स्किन पीपल, मोटी खाल होती है। बड़े बड़े केसेस, जरदारी साहब पे पहली मरतबा इस तरह के केसेस नहीं बन रहे हैं। माजी को भी अगर हम देखें, उन्होंने कई बरस जेल में भी काटे और वो किसी ना किसी तरह से रिगल आउट करके 9 गिरफ्तारियां हो गई हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है उनमें से कुछ जो है वो वादा माफ गवाह भी हो सकते हैं। दुरुस्त आप कह रही हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जो हमें याद है कि 90s में फिर अर्ली 2000 में हमने कई मरतबा देखा इस तरह की चीज़ें होते हुए ना, कि हमारे यहाँ बहुत ही हाई प्रोफाइल तरीके से चीज़ें शुरू होती हैं और उसमें मीडिया में हम बड़ी बढ़ चढ़ कर बात करते हैं, लेकिन वो कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती। अच्छा, कई मरतबा हमने देखा, बार बार तो हम कहते हैं खुदा करे इस मरतबा जो है इंसाफ मिले, जरदारी साहब को भी इंसाफ मिले और इस मुल्क को कौम को भी इंसाफ मिले और हकीकी इंसाफ मिले। लेकिन जो माजी का तजुर्बा हमें बताता है, तो हमने देखा कि सियासतदान जो हैं वो मतलब है किसी ना किसी तरह से, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी टैक्टिक्स होती हैं कि जी फाइलों पर आप गर्द पड़ने दें, केसेस को ड्रैग करें और उसके नतीजे में आप निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये 12 हुआ है, सिर्फ एक उस पर केस पे नहीं, वो बड़े जो गैर सियासतदान। तो आपको लग रहा है कि इस दफा भी इस तरह से कुछ मैं ये कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात, सियासी इंप्लीकेशन ये होगी कि जो अपोजिशन है वो ये कहेगी कि जनाब क्योंकि हम पर इतना ज़्यादा वो है, तो वो हुकूमत के खिलाफ महाज़ाराई को तेज़ करेगी। वो कहेगी कि इनके केसेस पे से जो है अटेंशन डाइवर्ट करके वो लेकर आएगी, उसको पोलिटिसाइज करेगी। हमारे मुल्क में बहुत बड़ा मसला रहा है पोलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मैं इसी एंगल को लेकर रजा रोमी साहब की तरफ आमिर साहब जाऊंगी, जो आपने भी रेज किया है ना कि पोलिटिसाइज करेंगी वो इसको, और इसको पॉइंट स्कोरिंग के लिए अपने जो है वो इस्तेमाल करेंगी। रजा रोमी साहब, यही तो वो पॉइंट है जिस पे आकर तो सब एग्री एंड डिसएग्री कर रहे हैं कि सियासत हो रही है बीमारी को लेकर। आप क्या समझते हैं कि ये सियासत का आगाज कहां से हो रहा है, इख्तिताम कहां पे होगा, कौन है इसमें अल्टीमेट जिसका लूज, आप किसको देख रहे हैं, किसका लॉस है? देखिए, मैं बिल्कुल आमिर से इत्तेफाक करता हूं कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। यही जो चीज है, नवाज शरीफ भी इससे गुजर चुके हैं, जरदारी भी कई साल जो है बहुत सारे केस भुगते हैं उन्होंने। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है ना एहतसाब का इशू जो है कि वो उसको एक सियासी रंग दे दिया जाता है। अगर वो सही जो है नीयत से भी किया जाए और सही तरह से भी उसको परस्यू किया जाए, लेकिन जो सियासी मुहर्रिकात होते हैं वो एहतसाब को एक सियासी हथियार दिखाई देते हैं। अब नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हो रहा है, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बीमार हैं, इसकी तस्दीक डॉक्टर्स ने भी की है। और लेकिन जो है गवर्नमेंट का ये कहना है, पहले उन्होंने जो हुकूमत के बहुत से बुजुर्ग उन्होंने कहा कि जी वो तो है ही नहीं बीमार। रज़ा रूमी साहब, आज उस्मान बुज़दार साहब ने, वज़ीर आला पंजाब ने कुछ ट्वीट्स किए ना कि शरीफ मेडिकल सिटी और इत्तफाक अस्पताल भी नाकिस इलाज करते हैं। क्या उन्होंने कोई एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बनाया 30 साल में जिसमें वो कोई इलाज करा सकें? क्या नवाज शरीफ को अपने भाई के बनाए अस्पताल और अपने ज़ाती 2 अस्पतालों पर भी एतबार नहीं है? क्या नवाज शरीफ महज जमानत के लिए अस्पताल न जाने पर दबाव डालें? तो बहुत सारे क्या इकट्ठे हो गए। जी, बहुत सारे यही बात है ना। अब ये जो बुज़दार साहब की अब ट्वीट्स का जिक्र करी हैं, ये बातें सारे पीटीआई के मुख्तलिफ और उनके जो सपोर्टर्स हैं बड़ा कर चुके हैं कि भाई नवाज शरीफ जो है वो दरअसल अपनी बीमारी का बहाना बनाकर कोई एनआरओ मांगना चाह रहे हैं या मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह। जबकि बरक्स नवाज शरीफ का ये कहना है कि अभी हाल ही में कि उनका इंटरव्यू जो है इनडायरेक्टली छपा था एक अखबार में, और उसकी रूह से उन्होंने कहा कि मैं जेल से कहीं नहीं जाऊंगा और मैं यहीं पर ही मरना पसंद करूंगा, या जो भी उन्होंने कहा है कि मैं इलाज नहीं करवाऊंगा जब तक कि जमानत नहीं हो जाती मेरी। यही है कि जमानत जब तक नहीं होती मैं इलाज नहीं करवाऊंगा। जी, इलाज तो मतलब एक डिफेंस का भी वो एक मुदायरा है, तो दोनों तरफ से जाहिर बात है इसके ऊपर एक ये सियासी कशिश का ये एक सर हटधर्मी किसकी देख रहे हैं आप? हटधर्मी किसकी देख रहे हैं? अगर सेहत और जिंदगी का मामला है तो कौन है जो हटधर्मी पे अड़ा हुआ है इस वक्त? देखिए, बात ये कि दोनों साइड्स जो हैं वो इनफ्लेक्सिबल हैं, और हुकूमत का जहां तक ताल्लुक है, हुकूमत के लिए तो अभी जो पिछले 6-7 महीने में आपने देखा है कि उनकी कारकर्दगी के ऊपर कई सवालात उठे हैं। इसलिए ये बेहतरीन तरीका होता है कि अगर अपने जो अपोजिशन की जो 2 पार्टियां हैं उनको करप्ट साबित रखो और उनको ये जो है अपने लोगों को ये बताओ कि देखिए हम इंसाफ भी कर रहे हैं, जो वादे किए थे हम पूरे कर रहे हैं, इसलिए ये लोग जो है इनकी चीखें निकल रही है। ठीक है डॉक्टर इकराम साहब,
आप रज़ा रूमी साहब के इस एनालिसिस से एग्री करते हैं? उनका कहना ये कि तमाम ये जो एहतसाब शोर और तमाम जो सियासत है ये असल में मईशत में जो मुसलसल अहदाफ को के हसूल में नाकामी है उस पर से नजरें हटाने के लिए ये सारा खेल जो है वो रचाया जा रहा है, गरमाया जा रहा है। लेकिन ब्रेक पहले लेती हूँ और फिर आपसे इसका जवाब। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। डॉक्टर इकरामुल्लाह साहब, क्या वाकई ये जो शोर सारा है मुल्की सियासत में करप्शन के ऊपर, एहतसाब के नाम के ऊपर, ये वाकई सिर्फ माशी अहदाफ में नाकामी के ऊपर पर्दा डालने के लिए है? और क्या वाकई हम इतनी बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स जो सोशल मीडिया पे जो जंग चलती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बताती नजर आती है हुकूमत सिर्फ वहाँ पे कि हमने तो गोरख धंधा ऐसा बनाते हैं कि सब कुछ ठीक जा रहा है, जबकि अवाम मुसलसल महंगाई की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। जी, दरअसल जो माशी बदहाली है उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि इसकी जो वजूहात हैं, क्या उसमें बदइंतज़ामी, बदअनवानी और नाअहलियत का जो दौर है वो हमने देखा कि 10 साला जमहूरी दौर में जिस चीज़ ने पाकिस्तान को आगे नहीं जाने दिया पूरे जमहूरी अमल के जारी होने के बावजूद, वो दरअसल अदारों का टकराव था। आपने देखा कि बहुत से ऐसे अदारों ने काम किए जिसका ताल्लुक, अब तो इदारे एक पेज पर है जी, उन माशी तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि सियासी तौर पर भी गैर यकीनी की सूरत हाल ना हो। मगर आपने देखा कि अरसा दराज से हमारी सियासत के अंदर इंतकामी कार्रवाइयाँ पार्टियाँ भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ करती रहीं, एहतसाबुर रहमान के ज़माने से लेकर और फिर बाद में आकर ये 8 महीने हो गए हैं हुकूमत को सर, और वो सिलसिला अभी भी कितनी देर तक पिछली रामलीला सुनेंगे हम? मतलब आगे अभी जो हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस है वो कब से शुरू होगी? कब से हमें पता चलेगा कि 8 महीने गुजरने के बाद टैक्स अहदाफ जो है वो नहीं उस तरह से हो सके? वज़ीर आज़म फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई और इदारा जो है वो बना दिया जाए। तो ये भी नाकामी क्या मुस्लिम लीग नून की है कि टैक्स अहदाफ जो है उसकी वसूली नहीं उस तरह से हो पा रही? जी देखिए, वो जो जिस तरह का टैक्स हमारे अदारे इकट्ठा कर रहे हैं उससे नुकसान ये हो रहा है कि एक तो हमारा टैक्स जो है वो एक नेगेटिव ग्रोथ की तरफ चला गया है, नई सरमायाकारी नहीं कर रही, लोग घबराए हुए हैं। उसका ताल्लुक भी जैसा अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे आप लोग कि दरअसल होता ये है कि जब आप सियासी तौर के ऊपर बजाय इसके कि आप अदारों को इंडिपेंडेंट काम करना दें, खुद मिनिस्टर आकर ये बताएं कि जी कल उसके ख़िलाफ़ केस होगा, परसों उसको अब वो अंदर होने वाला है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको मैं जेल में डाल दूंगा। देखिए, अगर कोई बदअनवानी हुई भी है तो रियासती अदारों को तो इनडिस्क्रीट मैनर में वज़ीर-ए-आज़म ने भी जलसे में यही बयान दिया, उन्होंने कहा है कि मोदी से मैं बात कर सकता हूँ, चोरों से कोई बात नहीं हो सकती। तो ये तो फिर इट्स कमिंग फ्रॉम द टॉप। जी देखिए ना, जी इससे जो मैसेज आता है, आपने देखा कि बाहर से भी जो हमें एक्सटर्नल फ्रंट पे ख़तरात थे, पैसे आ जाने के बावजूद ना तो हमारी स्टॉक वाकई टेक ऑफ कर रही है, ना नई सरमायाकारी हो रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। तो ये बात जो है, इसका एहसास जो है वो हुकूमत को इस अंदाज में करना चाहिए कि जब भी आप सियासी तौर पर गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करेंगे और जो बड़ी सियासी जमातें हैं दो, वो ये महसूस करेंगी कि दरअसल इंतकामी तौर पर उनके ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, या ये कह लीजिए तो सर ये बात हुकूमत को समझ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि सिलेक्टिव हो रहा है, सियासी दर्जा हरारत में तो कमी होती दिखाई नहीं दे रही। और ये जो आज जो रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं, स्टेट बैंक के जो आदाद शुमार है वो कह रहे हैं कि रवा माली साल के लिए 7 माह में गैर मुल्की सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट से 40 करोड़ 79 लाख डॉलर निकाल लिए हैं। और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवा माली साल जुलाई से जनवरी तक मौजूदा बैरूनी सरमायाकारी जो है 74.8% कम रही, स्टेट बैंक कह रहा है। जी, हुआ यही है कि हुकूमत ने आकर बजाय इसके कि जो हमें बड़े चैलेंजेस माशी सतह पर थे उनकी तरफ तवज्जो देने की बजाय
सियासी तौर के ऊपर ये नारा बुलंद किया कि चूँकि हम तो आए एहतसाब के लिए हैं तो सारे काम छोड़कर पहले तो हम ज़रा एहतसाब कर लें, मईशत को बाद में देख लेंगे। जबकि आज की दुनिया में अच्छी मईशत ही दरअसल अच्छी सियासत समझी जाती है। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर जिम्मेदार कौन हुई, फिर से मौजूदा जिम्मेदार हुई या गुज़िश्ता हुकूमत जिम्मेदार हुई? ये प्रायोरिटीज जो हैं उनको सेट करना, उसका तयन करना। जी जाहिर है अब तो इसी हुकूमत को हम कह सकेंगे। देखिए पिछले ये जो केसेस चल रहे हैं ये तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो बनाए हुए केसेस थे। जब उस 10 साल दौर में भी जहाँ 5 साल पीपल्स पार्टी को मिले और 5 साल मुस्लिम लीग नवाज़ को मिले, उन्होंने भी ये तवज्जो जो थी, अगर वो कोई वाक़ई एहतसाब का अच्छा निज़ाम बनाना चाहते थे जिस पे लोगों को भी एतमाद होता, उस पर रियासत के मशीनरी को भी एतमाद होता, तो वो बिलाशुबा ना सिर्फ जो नैब के कानून को हमारे आईने पाकिस्तान के दूर से बेहतर करते, उन्होंने भी सवाई यही किया कि एक दूसरे की जो थी इंतकामी कार्रवाई की। अब वो लेगेसी अभी भी चल रही है और अगर ये लेगेसी ऐसे चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि मईशत मुस्तहकम होगी। अभी पिछले दिनों पंजाब हुकूमत ने यूनानिमसली 29 दिन बकौल उनके वो चलता रहा सारा मामला, पीएम बेखबर रहे, इत्तफाक बिला चूं चुरा कोई आवाज़ बुलंद दिए बगैर इत्तफाक राय से बिल मंजूर कर लिया कि तमाम अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में होश रुबा इजाफा। अवाम के लिए महंगाई में इजाफा हो रहा है। सिर्फ वो हैं जो गुर्बत की चक्की में ज़्यादा पिसे हुए हैं, मजलूम हैं, बेचारे हैं। 150% इजाफा जो है उनकी तनख्वाहों में किया गया। जबकि सर जब टैक्स नेट की बात होती है, यही लोग हैं जमींदार फ्यूडल्स जो कि बैठे हुए हैं असम्बलियों में, ज़राअत के ऊपर टैक्स नहीं लगने देते। उशर सिर्फ जो डेरा इस्माइल खान की 4 शुगर मिल्स हैं जिसमें हर साल 10 करोड़ मन से ज़्यादा कमात जो है, इसका सालाना उशर जो है ये 95 करोड़ रुपए सालाना बनता है। सिर्फ जो दिया जाता है महकमा माल को 5 से 6, 8, 10 लाख रुपए में फारिग कर दिया जाता है। ये नहीं बिल पास होते, ये चीज़ें नहीं तय होती। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जो असल है कि हमारे यहाँ जो हुक्मरान तबका है वो कितने टैक्सेस देता है वो बिल्कुल अलग बात है। मैं अगर डॉक्टर साहब ने जो बात की, अगर आप इजाज़त दें, देखिए 2 है। एक तो इत्तेसाब है, इत्तेसाब होना चाहिए, जमहूरियत उससे मुस्तहकम होती है और उससे कोई मतलब है कमज़ोरी नहीं आती। अच्छा, इकॉनमी को सही करना जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है और उसके लिए ये बात भी दुरुस्त है कि विरसे में बहुत ख़राब जिगरगूम माशी इंडिकेटर्स मिले। अलमिया ये हुआ कि असद उमर साहब के जो कि टीम के कैप्टन, और मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि पीटीआई हुकूमत की कामयाबी और नाकामी का जो सेहरा होगा वो असद उमर के सर होगा। अगर मईशत को ठीक कर देते हैं तो छक्का लग गया, हम लोग सब ताली बजाएंगे, और खुदा ना खास्ता खाकम बदहन अगर नहीं कर पाते तो फिर बहुत मतलब हम फेलियर अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हुआ क्या है कि ये अभी तक माशी सिम्प देने में नाकाम रहे कि जो एक गैर यकीनी और बेचैनी की कैफियत है वो इस वजह से नहीं है। ठीक है, सियासत में तो हमेशा दमा चौकड़ी मची रहती है और महाजाराई होती है। बात ये होती है कि अभी तक 6-7 माह हो गए कि IMF के पास जाएंगे नहीं जाएंगे, इस चीज़ के ऊपर भी हुकूमत अब इन्होंने आके कहा है कि ये होने वाला है। तो जो चीज़ आप डे 1 पे कर सकते थे वो आपने नहीं किया। तो इस तरह के बहुत सारे फैसले जो हैं कि जिसमें माशी सिम्त का हमें पता चलना चाहिए था वो नहीं पता चली। और उसमें कुछ इस तरह के भी फैसले हुए कि आप देखें कि की पोजीशंस के ऊपर डेट, पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला कहते हैं कि डेट है, कर्जा है, तो भी डेट मैनेजमेंट का जो है आपके DG आपने अभी तक 5-6 महीने से वो सीट जो है खाली पड़ी हुई है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं कि जिसकी वजह से मेरे ख्याल में इनको अपना गेम इंप्रूव करना चाहिए असद उमर साहब को। अच्छा, और सब लोग जो है मुतमन्नी है इस हुकूमत की कामयाबी के, लेकिन क्योंकि उसकी वजह ये नहीं कि मोहब्बत है इनसे, वजह कि मुल्क का सवाल है, हमारे मुल्क का सवाल भी है और अवामी मकबूलियत भी है। मकबूलियत अभी जो रेटिंग आई है आप देखेंगे PTI की रेटिंग अच्छी है, लेकिन इन तमाम मसाइल के बावजूद। जी साहब, मैं जो सवाल इसी इकोनॉमी से लेकर आपके साथ करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ब्रेक लेनी। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। रज़ा नबी साहब, आज एक फेक लेटर जिसकी तरदीद की है मरीम नवाज शरीफ ने, लेकिन वो सामने आया है। अल्लाह अल्लाह करके मेमो गेट स्कैंडल से जान छूटी थी, अब फिर ये ख़त जो कि कहा जा रहा है, मंसूब किया जा रहा है कि वो उन्होंने लिखा है अमेरिकन उनको एड्रेस करते हुए, और उसमें उन्होंने अपने वालिद की सेहत का गिला और हुकूमत के साथ जो है सेहत की सहूलतों की अदम दस्तियाबी का शिकवा किया, जिस पर डॉक्टर शहबाज गिल ने भी एक ट्वीट जो है वो दे मारी है कि आपने इतनी गिरी हुई सियासत की। याद रहे कि आफिया सिद्दीकी की जो बहन है फौजिया सिद्दीकी, वो भी ये शिकायत करती सुनाई दी है पिछले दिनों कि उनका भी फेक अकाउंट जो है बनाकर गलत खबरें आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक जो है वो दी गई हैं। आप कैसे देखते हैं इन सारे मामलात को? ये किसको सपोर्ट करेंगी, इस तरह की फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया का ये इस्तेमाल?
देखिए ये सबसे पहले तो ये मसला है कि ये सोशल मीडिया का जो अनरेगुलेटेड ये चक्कर है ना, उससे तो इतनी गलत खबरें और झूठ जो है वो फैलते रहते हैं। देखिए अगर मैं आपको याद करूं कि 1997 में भी बेनजीर भुट्टो के ऊपर लगा था कि उन्होंने पीटर गैल्ब्रेथ जो है अमेरिका के एक सेनेटर, उनके नाम एक खत लिखा था और वो भी बाद में साबित हुआ कि वो झूठा खत था। उसमें भी वही खत था कि वो यहाँ पर थी और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई थी और उनका जरा एहतसाब हो रहा था, और मरियम ने इसकी जो इसको डिनाई की है, इसलिए हमें उसको बात है वो माननी चाहिए कि जब उन्होंने कहा है। और दूसरी ये बात है कि देखिए इसका मवाजना मेमो गेट से नहीं हो सकता, क्योंकि मेमो गेट में उस वक्त पीडीपी गवर्नमेंट में थी और एक हुकूमत जो है सर्विंग हुकूमत, अगर वो मुबैना तौर पर सही या गलत किसी बैरूनी मुल्क की ताकत को इंटरवीन करने के लिए कहें तो उस पर बहुत सारे एतराज़ात बिल्कुल बनते भी थे और वो बिल्कुल एक चीज थी। मगर ये मसला है कि सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज हमारे यहाँ बहुत चलती हैं, और आपने जो कहा है आदादो शुमार के हवाले से भी कहा, मईशत के हवाले से कहा, सियासत के हवाले से कहा, झूठी खबरें जो हैं दिन भर गर्दिश करती है और लोगों के ज़हनों को। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल को इसको इस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, उन्होंने तो उसे इंडोर्स किया है कि ये आप इतनी गिरी हुई सियासत, उन्हें तो कम से कम इसको चेक कर लेना चाहिए था कि फेक है या ऑथेंटिक है बिफोर के वो उसके ऊपर अपनी आर्ग्यूमेंट या राय दें। गिल साहब देखें बड़े क्या मैं कहूँ, वैसे तो वो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बाहर पढ़ाते भी रहे हैं, लेकिन ये कि बस वेरीफाई उन्होंने नहीं किया। लेकिन देखिए सियासी पॉइंट स्कोरिंग का तो मौका मिल जाता है ना कुछ अर्से के लिए, जब तक कोई चीज गलत साबित ना हो उस वक्त तक उनको सियासी थोड़ा सा फायदा हो जाता है उसी चीज को छाया। क्योंकि देखिए दूसरी भी जो पार्टियां हैं वो भी यही हथकंडा इस्तेमाल, पीटीआई तो खैर सबसे पहले मैदान में आई थी सोशल मीडिया के हवाले से, उनके जो ट्रोल्स हैं और उनके जो चाहने वाले हैं वो सबसे आगे हैं, तेज हैं इस पूरी सोशल मीडिया के इनकलाब में। लेकिन अब बाकी पार्टियां भी पीछे नहीं है, नून लीग के भी ठीक ठाक मुतहरिक हो गई हुई है और पीडीपी भी आगे बढ़ रही है इसी मामले में, और ये गलत चीज है, इसको लीडर्स को रोकना चाहिए असल में। बिल्कुल से। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आप हमें जरा आसान लफ्जों में बताइए कि होने क्या वाला है अवाम के साथ आइंदा आने वाले दिनों में। जो इंडिकेटर्स हैं जो अब सही है गलत हैं, चूंकि वेरीफाइड नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। फारूक सलीम साहब का है कि मौजूदा हुकूमत की कर्जे लेने की स्पीड गुज़श्ता हुकूमत से ज़्यादा है। मौजूदा हुकूमत हर माह औसतन $814 मिलियन कर्जा ले रही है, जबकि गुज़श्ता नून लीग के दौर में सिर्फ $556 मिलियन के हिसाब से कर्जा लिया जाता था। अब ये जो ज़्यादा लिए जाने वाले कर्जे ये अदा कैसे होंगे? कैसे हमारा GDP जो है वो गिर गया है, 3% पे आ गया है, महंगाई की सतह 8.5 पे पहुँच गई है। तो सर क्या होने वाला है अवाम के साथ? कि देखें, आपने मुसलसल देखा होगा कि गैस की कीमतें बढ़ाने से आम लोगों की ज़िंदगी पे बहुत बुरा असर पड़ा। आपकी बिज़नेस जो थी उसके अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल ने बहुत ख़राबी पैदा की। फिर सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट यानी कि जो हमारी आमदन और ख़र्चों के दरमियान का फ़र्क है वो बजाय कम होने के और बढ़ गया। उसकी वजह क्या हुई कि देखिए इन्होंने दो जो हैं वो मिनी बजट पेश किए और दोनों में कोई भी अमीरों पे टैक्स नहीं लगाया, बल्कि ये इससे ये बात साबित हुई कि दरअसल जो पीटीआई के नारे तो कुछ और थे मगर उन्होंने काम जो है वो ऐसे किए जिससे कि आपने अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाने के लिए कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जिससे मईशत को तो नुकसान ना हो मगर जिन लोगों की जेब में पैसा है उनसे कुछ हासिल किया जाए। अब अगर अवाम के नुक्ता नज़र से देखें तो उनके लिए तो ज़िंदगी और मुश्किल हुई है। जैसे ही आपने अपना रुपया इस हद तक डिप्रीशिएट किया, आप एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है, इतनी चीज़ें आप बाहर से दरामद करते हैं, वो सब चीज़ें ऊपर चलेगी, खाम माल की कीमत बढ़ जाएगी। तो आप मुझे बताइए कि हम बरामदात कैसे कर सकेंगे? हमारी तो बरामदात का भी एक बड़ा हिस्सा उन दरामदात के खाम माल पर है। अगर वो खाम माल महंगा हो जाएगा, फिर आपने इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए हुए हैं कि उन टैक्सेस की वजह से भी आप कंपेटिटिव नहीं रहे। कोई एक भी उन्होंने स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं की जिसकी वजह से जो ढांचे के अंदर जो है लोगों को सहूलत हो। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपको लग रहा है कि इतने ही दर्द दिल का मुजाहिरा जो है वो पार्लियामेंट और अरकान और वजीर खजाना करेंगे, अवाम के लिए भी और सरकारी मुलाजिमीन के लिए भी जो जिनके ऊपर टैक्सेस मुसलसल इजाफा किया जा रहा है उनकी तनख्वाह बढ़ाने में भी जितनी खामोशी के साथ और अचानक इजाफा जो है पंजाब के अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में कर दिया गया है?
जी हर किस ने यही तो देखिए। फिर अगर टैक्स पेयर्स जो हैं वो इस बात को जस्टिफाई है ये कहने पर कि हमारे पैसे का बेदरेग इस्तेमाल उन चीज़ों पे किया जाता है या तो ये अपनी मराद बढ़ा लेते हैं या फिर जाहिर है कि वो जो मराद याफ्ता और तबकात हैं उनकी लग्जरीज जो हैं, उनके वीआईपी, उनके प्लॉट, उनके क्लब, उनके गोल्फ कोर्स, वो सारे सब्सिडाइज चलते हैं। तो आवाम फिर क्यों बिला वजह इतने टैक्सेस दे जब उसका फ़ायदा हुकूमत को भी नहीं होना, मईशत को भी नहीं होना और एक ख़ास तबके को होना है। तो मैं तो नहीं समझता कि इन्होंने अपनी माशी पॉलिसी में, टैक्स पॉलिसी में कोई बुनियादी तब्दीली की है। ठीक है। अच्छा आमिर साहब देखिए, मलिक रियाज साहब का भी बुध को फैसले की मतलब ऐलान कर दिया जाएगा, फैसला महफूज कर लिया हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 440 अरब वो देने के लिए तैयार है, 9 महीने की मुद्दत। अगर उनको इतनी सहूलत मिल सकती है तो फिर बाकी लोगों को क्यों नहीं मिल सकती? जितने लुटेरे हैं, जितने नाजायज कब्जा करने वाले हैं, सबको बुला के सब, अगर मलिक रियाज के लिए फैसला आ जाता है तो फिर ये फैसला सबके ऊपर नहीं लागू होना चाहिए? देखिए वो हमारे यहाँ मतलब ये तो अदालती मामलात है और मेरे ख्याल में उसके ऊपर मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कोई कमेंट कर सकूँ। ये तो अदालत फैसला करेगी और अदालत अगर उनको इसके ऊपर सज़ा देती है तो कानून के तहत करेगी, या अगर वो उनको छूट देती तो किसी मतलब कानून के दायरे में लेकर करेगी। तो इस पर मेरे ख्याल में हमें क्या साराई या राय देना जो होता है ये तो कानूनी माहिरीन दें। हम पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की बात कर सकते हैं, मईशत के ऊपर बात कर सकते हैं जो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी फरमा रहे थे। तो जो वाकई सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ वो माशी चैलेंज है और उसमें जो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मसला इनको दरपेश है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं और इनके पास डिलीवरी के लिए वक्त कम है। बिल्कुल सही, ठीक है। और जब वक्त कम है तो उसमें हो ये रहा है कि आपने जैसे भी हम लोग वक्फे में बात कर रहे थे कि रुपी जो है वो अंडर प्रेशर, ठीक है। शराइत ये भी है कि आप जो है एक्सचेंज रेट को मजीद गिराएं। अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग की बात हो रही है। अच्छा आपने भी टैक्सेस की बात की। टैक्सेस में बात ये कि इंपोर्ट तो भी हमें कम करनी थी, जिसकी वजह से भी आपने देखा जो FBR के वो हुआ है कि कम हम लोगों ने रेवेन्यू जमा किया, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा जो आसानी से किया करते थे वो इम्पोर्ट बेस्ड ड्यूटीज़ और कस्टम उसके ऊपर हम कर लिया करते थे। तो इस मतलब क्योंकि आपने इम्पोर्ट को ज़रा सप्रेस किया है तो वहाँ पर भी आपकी कमी हुई है, माशी एक्टिविटी कम हुई है, आवाम के लिए बहुत बुरा, आवाम को बहुत मजा आ रहा है और खुद जो है वो कहते हैं कि चीखें निकल रही हैं लोगों की और मजीद निकलेंगी। अब उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन वी विल टॉक अबाउट इट, देयर इज अ लॉट टू टॉक और हम कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। ब्रेक पे जाने से पहले रज़ा रूमी साहब, मैंने जो बात की थी कि मतवक्को है कि जो ऑफ़र किया है मलिक रियाज ने कि उनको 440 अरब रुपया जो है वो दे देंगे वो। अच्छा इसी तरह से नवाज शरीफ साहब सेहत के ऊपर ये अपील कर रहे हैं कि उनको ज़मानत दी जाए, जबकि उनके ऊपर उनको जुर्म जो है वो साबित हो चुका है, मुजरिम हैं इस वक्त डिक्लेयर्ड। फिर बनी गाला की जो प्रॉपर्टी है उसको वज़ीर आज़म को से रेगुलराइज किया गया। पिछले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा भी कि जितनी हमारे पास दरखास्तें अब आ रही हैं वो उसी को बुनियाद बनाकर ये कह रही है कि अगर वो रेगुलराइज हो सकता है तो हमारी भी जितनी गैर कानूनी वो चीज़ें हैं, तजावुज़ात हैं या इस तरह की इमारतें हैं, उनको भी कानूनी तौर पर जो है तस्लीम कर लिया जाए। आप क्या समझते हैं प्रेसिडेंट क्या सेट होगा और क्या ऐसे मामलात को जो आज कह रहे हैं फवाद चौधरी भी कि नवाज शरीफ लंदन से इलाज कराना चाहते हैं तो प्ली बार्गेन की ऑप्शन मौजूद है? जी देखिए, ये अभी आपने पहले ये बात कर रही थी कि इसमें क्या क्या भूल है और आमिर भाई ने तो उसके जो सवाल है वो उन्होंने गोल कर गए। लेकिन बात ये है कि बदकिस्मती से पिछले 2-3 साल में कोर्ट है वो इस सियासत का एक यूँ समझे कि वो सियासत का हिस्सा बन चुकी हैं। चाहे ये पैनामा केस से स्टार्ट हुआ ये मामला और उसके बाद जो साबिक चीफ जस्टिस का कॉन्ट्रैक्ट था और जो तरह तरह के सुओ मोटो नोटिस लिए गए, कभी दिया गया। अब ये जो आपने कहा कि मलिक रियाज का जो गुफ्तगू होती रही कोर्ट रूम्स में कि सर तुम 20 अरब दे दो, तुम 200 अरब दे दो, तुम 1000 अरब दे दो, तुम डैम फंड में पैसे डाल दो, भाई ये अदालतों का में ऐसा काम नहीं होता। पहली तो ये बात है। और दूसरा चाहिए पीवी का मामला हो, नून का मामला हो, लैंड डेवलपर्स का मामला हो, आप ये बहुत सारे मामला सियासी मामला हैं, इनके हल सियासी होने चाहिए, ये कोर्ट्स में नहीं जाने चाहिए और उसको खुद परहेज करना चाहिए। यू नो हसल वसा तौर पर ये सियासी जो होते हैं केसेस,
जहाँ पे साफ दिखाई दे रहा जो पॉलिटिसाइज करते हैं जब सियासतदान, रजा रूमी साहब मतलब अपने इश्यूज को, जैसे आज वो कह रहे हैं आसिफ जरदारी साहब कि मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है इससे कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा। अब कोई पूछे कि पैसा कहाँ से आया, सिंध का बजट कहाँ गया, ये इतना अरबों रुपए जो हैं वो मुल्क से बाहर जो जा रहे हैं, ये किसका नुकसान हो रहा है, ये कहाँ से जा रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि सियासतदान भी इस मामले को जो है वो सियासत को इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल करते, जाहिर बात है। देखिए सियासतदानों का काम तो होता ही सियासत खेलना, और बदकिस्मती से साउथ एशिया में तो उनका और सियासत का जो साथ है वो गहरा है। चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहाँ पर जो बहुत सारे लोग आते हैं सियासत में, वो पैसा बना कर आते हैं या पैसा बनाने के लिए आते हैं, और ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। हम उससे नहीं अपने आप को छोड़ सकते। मगर यहाँ पर एक हमारे मुल्क में एक रिवायत भी है 1950 से, एहतसाब के नाम की जो है सियासी इंजीनियरिंग होती रही है। कुछ लोगों को मैदान से निकाल दो, कुछ को अंदर ले आओ, कुछ को बाहर लाओ, और एक म्यूजिकल चेयर शतरंज का खेल जो है वो जारी रहा है। मेरे ख्याल से ये वक्त आ गया कि इसको बंद करना चाहिए। और इसके साथ जो आपने पहले बात की, वो डॉक्टर साहब के साथ बात करी थी, तो देखिए जब एक मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर कहें कि अवाम की निकलेंगी, तो फिर वो कितनी एक जो है अलार्मिंग बात है कि जो हुकूमत वक्त होती है उसका काम होता है कि लोगों के जख्मों पे मरहम रखे, उसको जरा ऑप्टिमिस्ट दे, होप दे, ये बताए कि हमारा क्या आगे आने वाला लाहे अमल है। उसकी वजह से आपकी चीखें निकलेंगी। भाई ये जो मैनेजमेंट है इस तरह की, चाहे वो मईशत की हो या सियासत की हो, यहाँ पर ना तजुर्बाकारी जो है वो बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। और ये वक्त अब हमने शुरू में तो कहा ना कि बहुत सारे मिलना चाहिए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि कैबिनेट को खुद सोचना चाहिए कि वो किस तरह से एक जबान में बात करे और वो एक रास्ता दिखाए, क्योंकि सबसे अहम चीज मईशत होती है। लोगों के लिए महंगाई और रोजगार सबसे आगे, बाकी सब बातें बीच में। ये एहतसाब, ये जो कुछ है, ये सियासी शोबदाबाजी तो अच्छी है, मगर आम आदमी के लिए इसको अगर कहा जाए ना तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा जो है वो हमेशा से हम समझते हैं। हालांकि इसे लोग गलत नोशन में लेते हैं, लेकिन हकीकत यही है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि IMF के साथ मुमकिना तौर पे अगर ये हम साइन करते हैं पैकेज जो, तो उस सूरत में अवाम को किन चीज़ों के लिए तैयार रहना है? और सर प्लीज़ मुझे ये बताना है आपने कि महंगाई में इजाफा होगा, गैस बिजली के बिल बढ़ेंगे, टैक्स रेट जो मजीद जिनके ऊपर टैक्स लगा हुआ है उनके ऊपर मजीद टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, कुछ और ऐसा होने वाला है कि ये तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? लेकिन पहले मैं ब्रेक लूँगी और फिर इस सवाल की तरफ आऊँगी। जी देखिए, IMF के प्रोग्राम में तो हमारे लिए यानी अवाम के लिए तो और भी मुश्किलात में इजाफा होने वाला है, और ये हुकूमत को पता था, और इन्होंने इसको इतना अरसा जो डिले किया, अगर ये शुरू में ही कर लेते तो कम अज़ कम हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों से निजात मिल जाती जो इकॉनमी को इस वक्त हम देख रहे हैं। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होगा कि जब वो कहेंगे कि आप सब्सिडी हटाइए, आप अपनी जो है वो सर्कुलर डेट कम कीजिए, आप अपने टैक्सेस बढ़ाइए, आप अपने अखराजात कम कीजिए, तो फिर उससे जाहिर है कि ये लोग क्या रुपए को मजीद डिवैल्यू करने की बात नहीं की जा रही। जी बिल्कुल। ये देखिए करते क्या है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो जिन तबकात ने टैक्सेस नहीं दिए, दौलत इकट्ठी कर ली है, उसमें ज़ाहिर है कि यहाँ एक अनहोली अलायंस भी था जहाँ रियासत में कानून बनाने वाले और कानून नाफिज करने वाले और जिन पे कानून नाफिज होना था उन्होंने मिलकर तो लूट मार तो बहुत की है, जिसकी वजह से अब हम मुकदमात भी देखते हैं। मगर जब बात यहाँ आती है कि आप उन तबकात पर टैक्स लगाइए और आवाम के ऊपर बोझ कम कीजिए, तो वहाँ कोई हुकूमत भी इसके लिए तैयार नहीं होती। और मेरा ख्याल है कि जो लोगों को तवक्कुआत थी कि PTI इसके बरक्स करेगी, अब उनकी वो तवक्कुआत भी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही हैं, और ये भी वही काम करेंगे, और जिसकी वजह से आम आवाम, मजदूर, किसान, आम बंदे की तो कोई बात कर ही नहीं रहा है कि उनकी ज़िंदगी अब बदतर से बदतर होती जा रही है। खुद ये एक सेक्टर कितनी बड़ी माली मुश्किलात का शिकार है, तो क्या हम ऐसी मईशत से जहाँ लोगों का हम रोज़गार छीन लें, नया रोज़गार तो क्या देना था, तो आगे कैसे बढ़ सकें? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, तमाम मुअज़्ज़ज़ में हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। GDP कुछ भी कहे, एक ग्रोथ हैप्पीनेस इंडेक्स भी होता है। अवाम कितनी खुश है, कितनी मुतमईन है, कितनी आसूदा है, ये वो बुनियादी इंडिकेटर है जिससे पता चलता है कि कोई हुकूमत किस दर्जे कामयाब होगी और आइंदा आने वाले इलेक्शंस में अवाम की दोबारा से ताईद और हिमायत जीत सकेगी। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीकेंड पे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।